लास्ट वीडियो में अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के कुछ एग्जांपल देखे थे। आज अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के कितने टाइप हैं और बेसिकली उनमें होता है क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या रहता है। ठीक है, स्टार्ट करें SN2। तो उससे पहले बता देती हूँ SN2 है क्या। अपन ने बात करी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिएक्शंस की। तो ध्यान रखना इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, जिनमें से एक आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है आपका SN1 और एक होता है आपका SN2। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बार बार बताने की क्या जरूरत है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है SN1 और एक होती है आपकी SN2। ठीक है, तो उनमें से अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का ये एक प्रकार देख रहे हैं आज, SN2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोई नई टर्म नहीं आई है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका भी एक प्रकार पढ़ रहे हैं, कौन सा, SN2 वाला। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो SN2 का मतलब क्या है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। S मतलब है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन या आप इसी को बोलते हो प्रतिस्थापन। क्लियर है, प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह को एक जो है उसको भगाना है और उसकी जगह खुद आना है। ठीक है, तो वो तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन करना। ठीक है, N मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, नाभिक स्नेही। यहां तक सबको क्लियर है, मीन समझो पहले तब जाके रिएक्शन का सब कुछ समझ में आएगा। अब बात करते हैं इस 2 का मतलब क्या है। ये 2 जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो 2 है ये बता रहा है किसको, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी को बता रहा है। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी मतलब अणुकता, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिएक्शन है उसकी आपकी अणुकता जो है वो कितनी होती है, 2 होती है, ये इसको बता रहा है। ठीक है, अणुकता इसकी कितनी है, 2। अब ये अणुकता क्या है वो अभी मैं बताऊंगी, पहले इसका नाम समझ लो। ये क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है किसकी, इस रिएक्शन की, कितनी होती है, 2। तो इसी मॉलिक्यूलरिटी 2 की वजह से इसको कहा जाता है बाईमॉलिक्यूलर, या इसका नाम हो जाएगा आपका द्विअणुक। समझते चलिएगा। ठीक है, अपने बात करिए S का मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन हो गया, दोनों टर्म बता रही हूँ ध्यान रखिएगा। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही हो गया। 2 क्या बता रहा है, अणुकता को बता रहा है। अणुकता कितनी है, 2 अणुकता होती है, मतलब उसको क्या कहा जाता है, द्विअणुक या बाईमॉलिक्यूलर कहा जाता है। अब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा वो देखिएगा, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, ऐसे नहीं होगा इसका नाम। इसका नाम क्या होता है, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी भी लिख रही हूं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्लियर है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको पता हो तो अपनी मैन हेडिंग थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मीन्स कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और किसी को भगाएगा। लेकिन कौन सी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसे हुआ है मैंने क्लियर करा है कि भाई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक है, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 है, इसलिए बाईमॉलिक्यूलर का है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलरिटी क्या है एक बार इधर बता देती हूँ, इनसे तो आप सब परिचित हैं।
कि नाभिक स्नेही क्या है, प्रतिस्थापन क्या, अणुकता क्या होती है। देखो इधर बताते हैं, A+B जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, कोई बना रहा है C+D, ये तो पता है। ये अभिकारक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, उत्पाद होंगे कि नहीं होंगे। तो जो अभिकारक होते हैं उनकी संख्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या उसकी क्या बताती है, मॉलिक्यूलरिटी को बताती है। लिख लेना, किसी अभिक्रिया या किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले, बनने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, भाग लेने मतलब ऐसे मत कर देना भगा ही दे रहे हो, भगा नहीं मतलब पार्टिसिपेट करवाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो कह रहे हैं भाग ही जाएं, भगाना नहीं है किसी को पहले, कि किसी रिएक्शन में भाग लेने मतलब पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है। किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की अणुकता होती है। क्लियर है सबको, अब तो क्लियर होगा, अणुकता होती है। यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर है, हो गया भाई सब, यहाँ तक सबको क्लियर, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, अणुकता हो गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब ये मीन तो आपको आ गया समझ में। अब बात करते हैं अपन रिएक्शन की, कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, रिएक्शन किसकी करवा रहे हो आप, RX, ये तो आएगा ही आएगा। कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही, मतलब किसके लिए कौन आक्रमण करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ तक तो क्लियर है सबको, आएगा कौन, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ध्यान रखिएगा। ये आया, आगे भाई सब। और रिएक्शन किससे करवा रहे हो, RX से करवा रहे हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या होगा, अब आपको इस रिएक्शन में अपन देखेंगे मैकेनिज्म किस तरीके से क्या हो रहा है, अभी बात करूंगी, है ना। उससे पहले समझने की कोशिश करो कैसे क्या होता है, सब चेक करेंगे अभी अपन। आ गया सब ये। अब देखो क्या होगा, RX आया, न्यूक्लियोफाइल आया, आ गया सब। अब अपने को यहाँ चाहिए सॉल्वेंट, विलायक। क्या चाहिए आपको, विलायक। लेकिन कौन सा विलायक चाहिए वो ध्यान रखना, ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक। कौन सा विलायक चाहिए, ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक, ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है वो समझना है। ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक, या इसी को कहा जाता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये आया समझ, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो बेटा ये होता क्या है, ध्रुवीय मीन्स प्लस माइनस आएगा, दिमाग में लेकर चलो। ध्रुवणता मतलब क्या है, प्लस माइनस आना, दो आवेश आएंगे। एप्रोटिक मीन्स वो H प्लस नहीं देना चाहिए। प्रोटिक मीन्स क्या होता है कि वो H प्लस प्रोटॉन देता है, एप्रोटिक मीन्स वो H प्लस नहीं देना चाहिए। ऐसा आपको क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है, किसमें, SN2 में। क्लियर होता है सबको कि आपको करना क्या है, RX तो लेना ही लेना है, न्यूक्लियोफाइल भी लेना ही लेना है, ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक लेना है। ध्रुवीय मतलब प्लस माइनस हो ऐसा विलायक, और लेकिन वो H प्लस नहीं देता है। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, देखो तुम्हारे सामने क्लियर करती हूँ चीज़ों को। CH3CO, CH3 नाम तो सब जानते होंगे इसका, एसीटोन। क्लियर है सबको, एसीटोन। अब इधर चेक करो, देखें एसीटोन है, क्या ये फ्री प्रोटॉन है, क्या H प्लस देगा, नहीं देगा। क्या ये फ्री प्रोटॉन है, H प्लस देगा, नहीं देगा। मतलब एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि ये क्या है, आपका एप्रोटिक है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में देखो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, जाएगा कि नहीं जाएगा, रेजोनेंस, अनुनाद होगा। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और इस पर कौन सा आएगा, माइनस। समझे कि नहीं। एप्रोटिक तो क्यों है, क्योंकि H प्लस नहीं देगा। अब ध्रुवीय क्यों है, डबल बॉन्ड है,
अनुनाद होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाते हैं, इस पर नेगेटिव आ गया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दिख रहा है सबको, प्लस और माइनस मीन्स ये क्या हो गया, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक का आपके क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। मतलब आप इसमें एसीटोन काम में ले सकते हो। क्लियर है। अब देखो रिएक्शन बेसिक सी क्या होगी, फिर अपन अभी इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इधर क्या हो रहा है। अब बेटा ये अपन ने कहा था ये शिफ्ट होगा, एन ज़्यादा है, यहाँ आएगा आपका क्या माइनस और यहाँ आएगा प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल को तो क्या चाहिए, प्लस ही चाहिए ना भाई, प्लस ही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब प्लस तो चाहिए, लेकिन ये भी क्या है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो समान समान एक दूसरे को क्या करते हैं, भगाते हैं, रिपेल क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, समझ रहे हो। और ये रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहते हैं इसके कंपैरिजन में। हैलोजन के कंपैरिजन में जो आप न्यूक्लियोफाइल लेते हो वो क्या लेते हो, स्ट्रॉन्ग या प्रबल लेते हो। रीज़न है उसका भी बताएंगे अपन, कैसे क्यों प्रबल ले रहे हैं, उसका भी रीज़न है। वो प्रबल लिया है अपन ने, ले लिया साहब आपने। अब क्या होगा, इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, तो ये इसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। समझना चीज़ों को, ताकि अभी मैकेनिज्म समझने में आपको ईजी रहेगा। इसने इसको रिपेल किया, चलो कर दिया भाई साहब। अब रिपेल करा तो अब ये आगे से तो इसके अटैक करने से रहा, मतलब ये सीधे तो कभी नहीं जुड़ेगा, मतलब कहाँ से जुड़ता है, पीछे से जुड़ता है। अभी मैकेनिज्म में चेक करूँगी, अभी सीधा प्रोडक्ट बना देती हूँ, फिर मैकेनिज्म में भी बात कर लेती हूँ ना, है ना। तो चलो अभी यहाँ प्रोडक्ट बना देते हैं। एन यू ने अटैक करा आर पर, अप्रोच किया, यहाँ से आर एन यू बन गया अपना, और क्या निकल गया आपका, सॉरी आर एन यू बन गया और एक्स माइनस निकल गया, आपको निकाल दो इसको। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही SN2 और SN1 दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। टॉपिक ऐसा है कि जितना कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ोगे उतना ही समझ आएगा। रिएक्शन लिख देती हूँ पहले बेसिक से कि क्या हुआ है। RX आपने लिया, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करा, अटैक करा, क्या बन गया आपका RNU बन गया, और साथ में क्या निकल गया, X निकल गया। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म जो है वो इसका किस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी भी मैंने आपको बताया यहाँ क्या है, इस x की n इस r से ज़्यादा है। अभी एग्जाम्पल लेंगे अभी अपन, तो उसमें चेक करेंगे। अभी आप देखो एक बार, n ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब ए नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, समान है, प्रतिकर्षित कर दिया भाई साहब। प्रतिकर्षित जैसे ही आप कराओगे या रिपेल कराओगे, देखो होगा क्या, ये सामने से तो इसके कभी भी अटैक नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो सामने वाला इसको क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है, मतलब ये सामने से इसको कभी भी अप्रोच नहीं करेगा। फ्रंटल अटैक या फ्रंट अटैक जो है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, किसमें, SN2 में। ये ध्यान रखिएगा, मतलब अगर फ्रंटल अटैक नहीं करेगा तो कौन सा करेगा, बैक साइड से ये इसको क्या करता है, अप्रोच करता है। किस साइड से, बैक साइड से ये इसको क्या करता है, अप्रोच करता है, क्योंकि वहां इसको रिपेल करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। समझना जो मैं कह रही हूँ, यहाँ x माइनस है, यहाँ NU माइनस है, माइनस माइनस समान क्या करेंगे, एक दूसरे को भगाएंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे जैसे रिपल्शन हुआ ये से दूर भागा, मतलब सामने वाला अटैक की पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई आपकी, 0। फ्रंटल अटैक कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स ये कौन सा अटैक करेगा, यहाँ से बैक साइड से या पीछे से जाकर यहाँ से क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा। आया सबको समझ में यहाँ तक। तो अब देखो हो क्या रहा है, ये तो अपन ने मेन रिएक्शन लिखी है, ये आपका RX था, ये NU था, हुआ क्या यहाँ पे समझिएगा। इसने इसको अप्रोच किया है किस साइड से, बैक साइड से। करवा दो भाई इसकी अप्रोच, करवा दी इसकी आपने अप्रोच करवाई, तो ये इसके बैक साइड से जुड़ रहा है। तो देखो अब होगा क्या, ये NU है, मैंने R ऐसे लिया है इसलिए अभी भी बात करेंगे। देखो कैसे क्या होगा, जैसे पहले अभी चेक कर लो, ये NU पीछे से आ गया आपका,
यहाँ क्या है आपका आर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा आपका, ये x माइनस आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो देखना, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें, क्योंकि आर में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है ना। तो आर में तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, अभी अपन चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। आर से तो बाद में है, क्योंकि इसको CH3 से एक्सप्लेन करेंगे। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये पीछे से बंद बनाने की कोशिश करता है, ये आगे वाला बंद क्या होता जाता है, टूटता जाता है, क्योंकि ये जाके पीछे गया, ये गया, तो अब ये आगे वाला जो बंद है वो क्या होता जाता है, पीछे वाला बंद बनने की कोशिश करेगा तो आगे वाला टूटने की कोशिश करेगा। मतलब इस अवस्था को क्या कहा जाता है, संक्रमण अवस्था, या इसी को आप क्या कहते हो, ट्रांजिशन स्टेट, जो किसके रूप में प्राप्त होती है, मध्यवर्ती। ये जो मध्यवर्ती रहती है ये क्या रहती है, अस्थायी। कैसे अस्थायी रहती है, क्योंकि यहाँ कार्बन की 5 संयोजकता रहेगी। अभी कार्बन का एग्जाम्पल लेके करवाऊंगी तो देखोगे आप, यहाँ कार्बन की क्या रहती है, 5 संयोजकता रहती है। यहाँ तो मैंने आर ले लिया जनरली, तो आपको शो नहीं रहेगा, अभी अपन लेंगे तो आपको पता पड़ेगा। ये संक्रमण अवस्था बन गई, क्योंकि इसने अप्रोच करा तो ये पीछे से अटैक करा, ये बंद बनेगा तो ये बंद क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा, इसीलिए इसको डैश से दर्शाया जाता है। ये क्या है, इसकी संक्रमण अवस्था है, जो हाईली क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अब होगा क्या, ये हाईली अनस्टेबल है ना, तो यहाँ से तो क्या बन जाएगा आपका RNU बन जाता है, ठीक है। लिखने में कैसे लिख लो, पर होगा ऐसे ही बैक साइड से, ये RU बन गया और यहाँ क्या निकल गया, X माइनस निकल गया। क्लियर है, ये है इसका मैकेनिज्म। अभी एग्जाम्पल के साथ और देखेंगे। अब आप यहाँ चेक करोगे तो पूरा एक ही स्टेप में हो रहा है, दिख रहा है सबको, पूरी की पूरी अभिक्रिया है वो एक ही स्टेप में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसलिए इसमें पद तो कितने होते हैं, एक, लेकिन अणुकता जो है वो इसकी कितनी होती है, 2 होती है। ध्यान रखना, मतलब SN2 मतलब स्टेप भी 2 होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, उल्टा होता है। SN1 में अभी अपन देखेंगे तो 2 स्टेप में पूरी हो रही है, और SN2 कितनी स्टेप में पूरी हो रही है, आपके 1 में। चेक करा है अभी अपन ने, अभी एक और चेक करेंगे, पर पहले ये देख लो हुआ क्या था। बैक साइड से अटैक करा, ये धीरे धीरे बंद बना आगे वाला, क्योंकि ये क्या है, ये गया क्यों, मैंने आपको कहा था अवशिष्ट समूह को भगा देता है। ये क्या है, अवशिष्ट समूह, या इसी को क्या कहा जाता है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप ये है, ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया था, अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या लिया, भाग लिया, तो ये तो यहाँ से भाग लिया और ये आपका कंपाउंड बन गया RNU। पूरी की पूरी अभिक्रिया एक ही स्टेप में हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, SN2 रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूलरिटी चेक कर लो। इस अभिक्रिया में एक तो ये है, एक अणु ये भाग ले रहा है, 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसीलिए इसकी अणुकता मैंने क्या बताई थी आपको, अणुकता जो थी वो भी आपकी कितनी थी, 2 थी। यार अब देखो एक और बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल तो लूँगी से ही, इसके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो बात हुई अणुकता की। अभी एक चीज़ अपन बात करते हैं, ऑर्डर, या उसी को कहा जाता है कोटि। ऑर्डर क्रम की बात नहीं कर रही हूँ, कोटि की बात कर रही हूँ। काइनेटिक्स जब पढ़ोगे तब उसमें बात करोगी, है ना, बल गति की जिसको बोलते हैं, वहाँ बात करोगी। अब कोटि क्या होती है, वो डिसाइड होती है किससे, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर से, है ना। अब आपने 11th में अभिक्रिया की दर का नियम पढ़ा था एक। मान लो कोई ये रिएक्शन है, मैं बना देती हूँ C+D, हो गई ये, ठीक है। अब आपको इसको दर नियम लिखना है, तो आपने 11th में दर नियम पढ़ा था। जो अभिक्रिया की दर होती है वो किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों की सांद्रता के। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि अभी कोटि में काम में आएगा। आपको क्या लिखना है, दर नियम लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, उसी के बेसिस पर क्या डिसाइड होती है, कोटि डिसाइड होती है। तो आपने 11th में पढ़ा था, 11th में नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लो। किसी भी अभिक्रिया की दर जो है वो क्या होती है, उसके अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती। तो ये तो अंडरस्टूड है ना, ये दोनों क्या है, यहाँ अभिकारक हैं, है कि नहीं है भाई साहब, ये अभिकारक हैं। तो अब अगर आप इसकी दर लिख रहे हो, दर मतलब रेट, रेट या दर ये लिख रहे हो, या फिर इसी को लिखते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, जिसको आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हो। कर दिया, किसके समानुपाती है, अभिकारक की सांद्रता। ये तो हो गया A, और ये बड़ा वाला जो डिब्बा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसकी सांद्रता हो गई, A की। दूसरा अभिकारक क्या है, B, है कि नहीं है। तो इस अभिक्रिया का दर आपने जो लिखा है वो R किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता। यहाँ 2 ही है,
ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, ये डब्बा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सांद्रता को बताता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे फालतू बड़ा ब्रैकेट नहीं है जैसे आपके मैथ में होता है, वो वाला नहीं है, ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। अब इधर चेक करो, जब भी समानुपाती हटाओगे कोई ना कोई क्या आएगा, नियतांक। ये आ गया आपका नियतांक और ये आ गया ए और बी, सबको पता है। इसको आपको पता हो तो दर नियतांक 11 में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में। दर नियतांक या इसी को कहा जाता है वेग नियतांक। क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा मतलब इसकी पावर कितनी है, 1। कुछ भी नहीं दे रखा मतलब इसकी पावर कितनी है। अब अगर कोटि ज्ञात करनी हो ना तो कोटि में क्या किया जाता है, जो अभिकारकों की पावर होती है उनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मान लो मेरे को इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है तो इस अभिकारक की पावर कितनी है, 1। ये मैंने मानी है यहाँ। दूसरी की भी क्योंकि कुछ नहीं दे रखा मीन्स 1 ही है, और दूसरी बी की भी कितनी है, 1। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। आया कुछ समझ में। ऐसे अगर आप यहाँ 2 रख दो, यहाँ 3 रख दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 पावर में चला जाएगा। और ऐड कर देना 2 और 3 तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। क्लियर है सबको। अब देखो अपन इसकी भी दर नियम लिखते हैं इसका कि क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, कैसे लिखी जाती है। अभी मैंने समझाया, ध्यान देना कैसे लिखोगे। SN2 के लिए लिख रही हूँ, फिर अभी अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे। SN2 के लिए लिख रहे हैं अपन क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभिक्रिया की दर, हिंदी अगर बात करोगे तो अभिक्रिया की दर लिख लो भाई। अगर आप ये लिख रहे हो, सीधा ही लिख रही हूँ, के तो आएगा ही आएगा, समानुपाती वाला है, कैसे आता है बता चुकी हूँ भाई। ये A + B था, नहीं आया समझ में तो इधर देख लेना वापस। C + D था, R लिखोगे समानुपाती किसके, अभिकारकों की सांद्रता के। यहाँ तक क्लियर था। फिर R बराबर अपन ने करा था K, A और B, ये है आपका दर नियम। क्लियर है यहाँ से। अब देखो इसका लिखते हैं, इस अभिक्रिया का लिखोगे, 2 हैं। एक तो क्या है आपका एल्किल हैलाइड RX और दूसरा क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। दोनों काम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दोनों ही काम में आ रहे हैं। तो ये तो गया इसका दर, ठीक है। अब देखो क्या निकालनी है, कोटि। तो इसका मतलब भी क्या है, इस पर 1 है और इसका मतलब भी इस पर क्या है, 1 है, 1 ही है। तो 1 + 1 मतलब इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2 होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। SN2 में अणुकता वे कोटि, अभी बात करूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, दोनों ही कितनी होती है, 2 होती है। कैसे होती है मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर है सबको। अब अपन बात करते हैं ये CH3 वाले एग्जाम्पल से। R का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेकर अपन मैकेनिज्म वापस देखते हैं फटाफट से। ठीक है, अब देखो ले लेते हैं कुछ CH3Cl ले लिया मैंने, ले लिया आपने CH3Cl, खोल के लिख लो, कोई इशू नहीं है भाई। यहाँ H ले लो, यहाँ H ले लो, यहाँ H ले लो, कैसे भी ले लो आप। ये H ले लिया अपन ने, ये आ गया आपका Cl, क्योंकि कार्बन जो होता है चतुष्फल की आकृति रखता है तो इस तरीके से आकृति बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जो है मैं यहाँ ले लेती हूँ क्या आपका OH- ले लेती हूँ। ये OH- कहाँ से आया, मान लेना NaOH से आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये OH- कहाँ से आया है, NaOH से आया। क्लियर है। अब अपने को यहाँ SN2 देखना है ना। तो देखो सिंपल सा, तो पहले तो मैंने क्या कहा था, ये OH आएगा, इस पर अटैक करेगा और ये Cl- निकल गया, मतलब क्या बन गया, CH3OH मैथेनॉल बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगा आपका Cl- निकल जाएगा। ठीक है, बेसिक से बता रही हूँ, वैसे NaCl निकलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि NaOH से आया, बस NaOH दिखा नहीं रहे तो अपने को पता नहीं है कि क्या है। अपन ने OH माना है, यहाँ से भी यही मान लो भले आप, कि फिर अभी कंफ्यूज हो गया, NaCl निकला है तो OH- लिया, ये Cl- निकल गया, ये अपना बन गया मैथेनॉल। ये तो हो गई रिएक्शन। यहाँ तक तो किसी को इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ये क्या जाएगा नेगेटिव और ये क्या जाएगा पॉजिटिव, तो ये इसको भगाकर इसकी जगह खुद आ जाएगा, मतलब Cl को भगा देगा और ये इसकी जगह आ जाएगा। अब मैकेनिज्म समझो इसका ढंग से, इसको पहले वाले में नहीं आया, अब समझना कि क्या हो रहा है।
कर ले बात मैकेनिज्म की, आ जाओ भाई। मैकेनिज्म में ये है आपका H, ये है H, ये है आपका H, ये Cl, ये आ गया अपना OH माइनस। अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्रबल है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, प्रबल है। En ज़्यादा थी, En क्या है, ज़्यादा। विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस पे माइनस आया और इस पर क्या आ गया, प्लस। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये चीज़ क्लियर हो गई तो आगे कोई इशू ही नहीं है। मैंने आपको बताया था इन दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान स्पीसीज एक दूसरे को क्या करती है, दूर भगाती है। तो मतलब ये जो सामने से अटैक हो रहा है, सामने से अटैक मीन्स फ्रंटल अटैक, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब सामने से लिख देती हूँ यहाँ फ्रंट अटैक, फ्रंट अटैक या सामने से अटैक नहीं होगा कभी भी। मतलब कौन सा अटैक पॉसिबल है यहाँ, ये वाला। ये OH जाएगा ऐसे अटैक करेगा, किससे, पीछे से। तो इसको कहा जाता है बैक अटैक, पीछे से अटैक करेगा। क्योंकि अपन ने कहा है क्यों नहीं करेगा, रीजन है उसका, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सामने से अटैक तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब ये पीछे से इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखो क्या होगा, ये पीछे से आ गया इसको अप्रोच करने, तो भाई क्या ये एकदम निकल जाएगा क्या, ये भी धीरे धीरे इससे क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ये धीरे धीरे इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इससे धीरे धीरे क्या बनाएगा, बंद बनाएगा। मतलब ना तो ये प्रॉपर बंद बना पाएगा और ना ये जो है ना आपका अवशिष्ट समूह Cl माइनस, जिसको आप बोल रहे थे लिविंग ग्रुप, अवशिष्ट समूह या लिविंग ग्रुप, ना तो ये भाग पाएगा इजीली और ना ये इजीली बंद बना पाएगा। तो स्थिति जो है वो कुछ ऐसी आएगी कि यहाँ आपका कार्बन रहेगा, समझिएगा, ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और ये पीछे से आपका क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। लेकिन हाथों हाथ बंद नहीं बनाया, इसलिए प्रॉपर लाइन से नहीं शो करके इसको डैश डैश से शो किया जाता है। सेम थिंग है, ये जैसे इस पर अटैक करा, ये हाथों हाथ नहीं निकलता है, ये भी धीरे धीरे बाहर निकलेगा, मतलब धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक, कि यहाँ तक तो क्या आया आपका, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करा है ना, इस पर तो न्यूक्लियोफाइल ने आकर क्या कर दिया, आपका अटैक कर दिया और Cl माइनस उधर क्या हो रहा है, आपका बाहर निकल रहा है। सबको दिख रहा है। अब देखो होगा क्या, ये आपकी क्या है, संक्रमण अवस्था, जो मैंने पहले वाले में बताई थी कि संक्रमण अवस्था बनती है। मतलब दोनों ही जुड़े रहते हैं, दोनों ही प्रॉपर नहीं निकल पाते हैं। संक्रमण अवस्था है, मतलब क्या बन गया, मध्यवर्ती, या इसको ही कहा जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बन जाता है, बन गया साहब आपका इंटरमीडिएट। अब देखो क्या होगा भाई साहब, आपने पढ़ा होगा कार्बन जो है वो चतुष्फलकीय होता है। कार्बन जो होता है वो क्या होता है आपका, चतुष्फलकीय होता है। सबने यही पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। अच्छा सॉरी भाई, यहाँ गड़बड़ हो गई, हो तो क्या रहा है, ठीक है CH3 था, मैंने CH4 लगा दिया है, चेक कर लेना, है ना। अब देखो यहाँ कार्बन है, एक संयोजकता, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन सा आयन हो गया, पंच संयोजी आयन। कौन सा आयन है ये, पेंटावेलेंट। समझते चलिएगा पेंटावेलेंट हुआ क्यों है। ये भाई साहब आपके क्या हैं, पंच संयोजी हैं, जबकि कार्बन की जो संयोजकता है वो क्या रहती है, 4 रहती है। इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल या इसको कहा जाता है अस्थाई होता है। अगर ये स्थायी है तो अब ये क्या करता है, ध्यान रखना, ये जो आपका अवशिष्ट समूह है ये तो भाग लेगा, ये Cl माइनस भाग लिया अपना और बच गया क्या अपना CH3NU। ये आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर होगा। चेक कर लो अगर नहीं है तो। करा क्या है, कुछ नहीं करा है आपने, बस बहुत इजी वे में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया। भाई सॉरी, यहाँ पे तो एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना ही लेना है, एसीटाइन ले लो, CH3CO CH3, उसके बिना तो रिएक्शन ही नहीं होगी, CH3CO CH3 ले लिया साहब आपने। अब देखो होगा क्या,
ये इससे प्रबल है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये सामने से आक्रमण ना करके पीछे से आक्रमण करता है। जैसे ये पीछे से आक्रमण करता है, संक्रमण अवस्था आती है, क्योंकि ये पीछे से बंध बनाना शुरू करता है और वो आगे से भागने की कोशिश करना शुरू कर देता है। लेकिन एक स्टेज में ये दोनों एक दूसरे इस कार्बन से जुड़े रहते हैं। अगर इस कार्बन से जुड़े हुए तो इस स्थिति में ये क्या है, पेंटावैलेंट है। अगर पेंटावैलेंट है तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे ये अस्थायी है तो Cl- लिविंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग लिया और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3NU बन गया। क्लियर है सबको? ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है। और पूरी की पूरी मैकेनिज्म जो है सबको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से तो, कि एक ही स्टेप में पूरी होती है, मतलब ये एक पदीय अभिक्रिया होती है। क्लियर है सबको? तो लिख लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड कि क्या होता है क्या नहीं। लिखे तो मेरे साथ लिखिएगा फटाफट से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन करिएगा, और इससे पहले इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं SN2 से रिलेटेड, फैक्चुअल जो बातें हैं वो आप लिखिएगा मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट तो सबसे पहले SN2 अभिक्रिया जो है कि अणुकता व कोटि दोनों दो होती है। बताया था कैसे होती है भाई, ठीक है, कि ये कैसे दो होती है मैं बता चुकी हूँ आपको। नहीं आ रहा हो समझ में तो ध्यान रख लेना। दो अणु भाग ले रहे हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों ही भाग ले रहे हैं, तो अणुकता क्या होगी, दो। और अपन ने दर लिखी थी तो इन्हीं दोनों पर वो दर डिपेंड करती है। लिख लो दर समीकरण, इसके लिए दर समीकरण लिख ही देती हूँ मैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, R समानुपाती लिख दो, K किसके समानुपाती, एक तो RX काम में आ रहा है, एक क्या काम में आ रहा है आपका न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही आपका क्या समानुपाती हटेगा यहाँ से तो R बराबर क्या हो जाए, R बराबर क्या हो जाएगा, K, यहाँ आ जाएगा RX और यहाँ क्या आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। चूंकि यही पद क्या है आपका RDS है। RDS मतलब होता है वेग निर्धारक पद। ये पद क्या है, RDS वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइन स्टेप। वेग निर्धारक पद क्या होता है, धीमा पद होता है। एक्चुअली यही धीमा पद है। धीमा पद ही अभिक्रिया की क्या डिसाइड करता है, मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करता है, ये धीमा पद है। तो ये वेग निर्धारक पद है। तो ये अब करेगा क्या, कोटि को बताएगा। तो कोटि देख लो अब तुम यहाँ से, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है और कोटि भी आपकी क्या आ जाएगी, ये 1 और ये 1, कितना हो गया, 1 + 1 बराबर 2। आई होप ये सबको 2 पॉइंट तो क्लियर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। न्यूक्लियोफाइल लोगे जो क्या लोगे, स्ट्रॉन्ग लेना है, ध्यान रखना, प्रबल न्यूक्लियोफाइल काम में लेना है। ये इंपॉर्टेंट हो गया तीसरा। चौथा क्या हो गया, आपको जो विलायक काम में लेना है वो लेना है ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक। होता क्या है बता दी हूँ कि प्रोटॉन नहीं देगा और ध्रुवीय रहेगा। एग्जाम्पल बताया था एसीटोन, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन तो देगा नहीं और ये ध्रुवीय क्यों है, यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस, बात कर लिए थे। तो ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक काम में लेना है। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप बात करोगे तो एक ही पद में अभिक्रिया पूरी होती है, एक ही पद में अभिक्रिया। अगर पॉइंट की बात करोगे लास्ट में, तो जो SN2 है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। अब ये क्या चीज़ आ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा। तो त्रिविम बाधा क्या होती है एक बार ध्यान रखना। इसका अगर सिंपल वे में बात करेंगे तो क्राउड मतलब भीड़ भाड़। जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी क्या आएगी, मुश्किल आएगी। और क्राउड जितनी कम होगी
उतना ही न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, क्योंकि पीछे से आक्रमण करेगा, तो अगर क्राउड कम है तो वो इजीली पीछे से क्या कर जाता है, अटैक कर जाता है, और अगर क्राउड ज़्यादा है तो वो इजीली न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक नहीं कर पाता है। वही क्या होती है आपकी त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा का अर्थ समझ लेना कि अगर यहाँ बड़े आकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने नहीं देते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, त्रिविम बाधा कहा जाता है। तो अगर त्रिविम बाधा ज़्यादा है तो आपकी SN2 अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट इसका और फिर इसको देखते हैं कि कैसे कम हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसका। करें स्टार्ट। SN2 की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, त्रिविम बाधा की बात करेगी थी। त्रिविम बाधा है क्या कि बड़े आकार के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं। देखो इधर चेक करो कैसे करेंगे। ये तो CH3Cl हो गया है ना, इसको अपन मान लिए A, ये C है, इस पे आप मान लो H, इस पे मान लो आप H है ना, और इस पे मान लेती हूँ मैं CH3, ये हो गया आपका Cl। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं तीसरे की। अच्छा 1 डिग्री तो रहेगी अब बच्चा पार्टी, ये 1 डिग्री नहीं, ये 0 डिग्री है, ये 2 डिग्री हो गया आपका, ये 3 डिग्री हो गया। 1 डिग्री की भी तो बात करनी ही पड़ेगी। CH3Cl हुआ, ये हुआ है 1 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, CH3C CH3HCl। समझिएगा, जो मैं समझाना चाह रही हूँ वहाँ तक आना आप, ये नहीं हो कि पता ही नहीं कहाँ जा रहे हो। अब देखो अपन ने बात करी कि त्रिविम बाधा जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, कम। देखो चेक करो, यहाँ कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आकार जो रहता है बहुत ही स्मॉल रहता है, बहुत ही छोटी साइज का हाइड्रोजन एटम रहता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, 2 तो इधर भी हाइड्रोजन ही है तो छोटे हैं, लेकिन एक क्या आ गया है, मिथाइल ग्रुप। समझ रहे हो। अगर आप यहाँ बात करोगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन एटम है और 2 क्या आ गए हैं, मिथाइल ग्रुप। अगर यहाँ बात करोगे तो कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास, 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ तक तो दिख गया होगा सबको। अब इधर देखना, आप छोटे आकार के हाइड्रोजन है, मान लिया ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसी का अटैक कराएंगे अपन सब पर, तो ये तो क्या करता है, इसके छोटे आकार के कारण इजीली क्या कर जाता है, अटैक कर जाता है, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई भी भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है, तो ये इजीली जाकर वहां अप्रोच कर जाता है। अगर इसके कंपैरिजन में इसकी बात करोगे तो एक तो बड़े आकार का है ना मिथाइल, तो ये इसकी तुलना में यहाँ थोड़ा क्या आएगा, मुश्किल से। अगर यहाँ बात करोगे तो 2 बड़े आकार के मॉलिक्यूल है, मतलब भीड़ इसकी तुलना में और ज़्यादा है, तो इसकी तुलना में ये और मुश्किल से यहाँ आएगा। और यहाँ बात करोगे तो 3 है भाई साहब बड़े बड़े, तो यहाँ तो ये और भी मुश्किल से पहुँच पाएगा। इसी की बात करी थी मैंने, देख लो कि त्रिविम बाधा मतलब है कि अगर बड़े आकार के यहाँ अणु उपस्थित हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आकर आक्रमण करने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये तीनों तो छोटे आकार के हैं तो इजीली यहाँ क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है। अगर यहाँ बात करोगे तो इसकी तुलना में ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इसकी तुलना में है ना, बाकी यहाँ पे भी हो जाएगा आसानी से। ये नहीं है कि देगा नहीं, देगा तो तीनों ही, लेकिन इसकी दर ज़्यादा रहेगी, इसकी तुलना में कम, क्योंकि यहाँ त्रिविम बाधा क्या है, ज़्यादा है। इसकी तुलना में त्रिविम बाधा यहाँ क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ सबसे बड़ी त्रिविम बाधा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े आकार के 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो क्या उत्पन्न करेंगे, त्रिविम बाधा ज़्यादा उत्पन्न करेंगे, जिससे ये अभिक्रिया की दर क्या रहेगी, धीमी। देंगे तो ये सारे कंपाउंड, लेकिन ये जो दर है वो क्या हो जाएगी, गिर
जाएगी। आ रहा है सबको समझ में कि हो क्या रहा है? अगर आप जैसे ये तो है आपका 0 डिग्री, क्योंकि सीधा कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो गया 1 डिग्री, है ना। अगर ये कार्बन 2 से जुड़ा है तो ये क्या हो गया 2 डिग्री, और ये क्या हो गया 3 डिग्री। तो आप जैसे ही 0 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक ही जगह लिख रही हूँ ध्यान रखना, ये 0 डिग्री था, ये एल्किल हैलाइड कौन सा है 1 डिग्री, ये आपका कौन सा है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये आपका कौन सा है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अब इनका रीजन लिखते हैं और अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम लिखते हैं इसके बेसिस पर। 0 से कहाँ चल रहे हो आप 1 2 3 की ओर चल रहे हो, तो क्या बढ़ रही है आपकी त्रिविम बाधा बढ़ रही है, त्रिविम बाधा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, रीजन क्या है? तो बड़े आकार के एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण, बड़े आकार के एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण, समूह की उस उपस्थिति के कारण न्यूक्लियोफाइल NU का आक्रमण मुश्किल से होता है, या आक्रमण में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। इसी कारण त्रिविम बाधा आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बड़े आकार के एल्किल समूह है, उनकी उपस्थिति के कारण न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी, त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी। मतलब आपकी जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किसकी रेट ऑफ रिएक्शन, SN2 की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर त्रिविम बाधा बढ़ेगी तो ये घटेगी। कारण अभी भी बताया था, SN2 जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, त्रिविम बाधा के। स्टेरिक हिंड्रेंस इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, त्रिविम बाधा की। समझ रहे हैं सब? तो अब देखो यहाँ ऑर्डर क्या होगा किसका, SN2 का ऑर्डर देख रहे हैं अपन। SN2 का ऑर्डर देखोगे तो 0 डिग्री में सबसे ज़्यादा SN2, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर सबसे लास्ट में 3 डिग्री में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा लिख लेना यहाँ, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर लिख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, एल्किल हैलाइड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एल्किल हैलाइड। तो क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा 0 डिग्री रहेगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे लेस 3 डिग्री ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। किसके कारण, त्रिविम बाधा के कारण। सबको क्लियर है, त्रिविम बाधा के कारण। क्लियर है यहाँ तक सबको कि ये रेट ऑफ रिएक्शन घटा क्यों था, क्योंकि SN2 जो है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो त्रिविम बाधा के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ती है SN2 की जो दर है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। अपने दिमाग से ये निकाल देना कि अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया तो होगी लेकिन दर जो है वो क्या रहेगी, कम। अभिक्रिया तो ये चारों के चारों कंपाउंड देंगे, लेकिन ये सबसे तेजी से, ये उसके बाद, ये उसके बाद, और वो सबसे कम। मतलब देर लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन अभिक्रिया तो चारों के चारों ही देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, फिर अपन बात करेंगे इसी में ऑप्टिकल एक्टिव एल्किल हैलाइड की। ऑप्टिकल एल्किल हैलाइड कौन सा होता है, बात करते हैं। देखो ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं या प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, अपन उसकी बात करेंगे। तो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अपन अब SN2 में एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव हैलो एल्केन कौन सा, प्रकाशिक सक्रिय हैलो एल्केन की बात करेंगे। ठीक है,
हेलो एल्केन की अपन बात करेंगे। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो नई टर्म आई है। ये ऑप्टिकल एक्टिवनेस होती क्या है या प्रकाशिक सक्रिय है क्या, इसकी बात करेंगे। तो अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव की बात करोगे तो होता है क्या, देखो चेक करते हैं अपन। ऑप्टिकली एक्टिव के कोई भी कंपाउंड है तो ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब उसमें कौन सा कार्बन प्रेजेंट हो, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो गई, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मीन समझ रहे हो, किरेल कार्बन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, समझते चलिएगा। क्या है, SN2 ही पढ़ रहे हैं, SN2 में भी एग्जाम्पल लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारा टॉपिक, तो ध्यान रखिएगा। प्रकाशिक सक्रिय एलो एल्केन देख रहे हैं। अब प्रकाशिक सक्रिय होगा कौन सा कंपाउंड या कौन सा यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा, ऐसा यौगिक जिसमें कायरल कार्बन या किरेल कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब ये कौन सा कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता, आपको पता है कार्बन की 4 ही संयोजकता होती है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग समूह द्वारा पूरी होती है। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग समूह द्वारा क्या होती है, पूरी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, कायरल कार्बन कहा जाता है। क्लियर है सबको। तो कोई भी यौगिक जिसमें कौन सा कार्बन है आपका, कायरल कार्बन है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह द्वारा क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। इसको, इस कार्बन को C स्टार से, C स्टार कार्बन का प्रतीक है C, तो और वहाँ स्टार लगाकर इसको प्रदर्शित करते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है कि आपने करा क्या है, कायरल कार्बन है कौन सा जिसकी चारों समूह अलग अलग है, C स्टार से आपने इसको क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। अब आ जाओ इधर, बनाते हैं कायरल क्या है। ये कार्बन हो गया, कायरल मान रहे हो है ना। यहाँ अब देखो होगा क्या, कायरल जो कार्बन रहता है उसकी जो पोजीशन रहती है वो कैसी रहती है, टेट्रावेलेंट है, मतलब चतुष्फलकी होगा। टेट्रावेलेंट है कार्बन तो उसकी ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फलकी है। अब इसको बनाया कैसे जाता है वो ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इसकी जो 2 संयोजकताएं पूरी करने वाले समूह है वो तो एक ही तल में 2 संयोजकताएं पूरी जो करते हैं। प्रकाशिक समावयवी यौगिक को जब भी आप लिखोगे या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक को आप जब भी लिखोगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। देखो ये X है, ये X तो बनाएंगे, ये हेलोजन को बता रहा है, ठीक है। फिर मैंने मान लिया यहाँ कोई A, ये आ गया X, ये आ गया A, 2 संयोजकताएं पूरी है, लेकिन ये दोनों तो इसी तल में है, एक ही तल में X प्रेजेंट है और एक ही तल में क्या है A, तो ये तो क्या हो गए, दोनों तलीय हो गए। अब क्या होगा, एक जैसे इससे बता देती हूँ मैं आपको, इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये, इसको मान लो कार्बन का सेंटर, ठीक है, ये हो गया आपका A वाला, ये आपका हो गया हेलोजन वाला। क्लियर है, ये तो हो गया A, ये आपका हो गया हेलोजन। अब क्या होगा, एक जो है ग्रुप वो तो रहेगा ऐसे बाहर की ओर, बाहर की ओर मीन्स आपकी ओर, एक तो रहेगा तल के बाहर की ओर और एक रहेगा तल के अंदर की ओर या आपसे दूर। जो आपकी ओर है मतलब आपके पास है, वो तो क्या है, तल के बाहर मतलब केंद्र से बाहर की ओर, और एक रहता है केंद्र से अंदर की ओर या आपसे दूर, जिसको आप किससे प्रदर्शित करते हो, डैश डैश से। ये ग्रुप कहाँ है आपका, इसको मान लेते हैं अपन B। ये कहाँ है, ये दोनों तो एक ही तल में है, ये क्या है, तल के अंदर की ओर या आपसे दूर। क्लियर है। अब एक जो है ना तल से बाहर की ओर, इसको ऐसे बनाते हैं तो ये होता है वेज, इसको तो बोलते हैं डैश लाइन, और ये होती है वेज लाइन, या मान लो आप C। ये क्या है, आपकी ओर है, तल से बाहर, मतलब ये स्थिति है। 2 तो ये हो गए, ये X हो गया, ये A हो गया, ये तल के बाहर अपना C हो गया, और एक तल के अंदर है ऐसे, वो आपका क्या हो गया, B हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये है कोई आपका ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्कीन, क्योंकि X है, कायरल कार्बन है, यहाँ A जुड़ा है, या B जुड़ा है, या C जुड़ा है, या X, चारों के चारों अलग अलग है ना। तो ये अब कौन सा कार्बन है आपका, किरेल कार्बन। समझ आ रहा है सबको, किरेल कार्बन। और ये क्या है, प्रकाशिक सक्रिय है, प्रकाशिक सक्रिय। चलो ये तो आप समझ लिए। अब भाई साहब ये करता क्या है प्रकाशिक सक्रिय, ये करेगा क्या, ये क्या करता है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश को
प्रकाशिक सक्रिय किनको कहा जाता है कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश जिसके कंपन इस तरीके से होते हैं PPL, समतल ध्रुवित प्रकाश, या इसी को कहोगे प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है सबको? समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब जिसके कंपन तल के लंबवत हो रहे हैं, उसको क्या करता है, ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो है इस समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो इस तरीके से घुमा देता है, इस तरीके से घुमा देता है, या फिर क्या करता है, इसको इस तरीके से घुमा देता है। इसने इस प्रकाश, इस PPL या समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करा है, प्रकाशिक सक्रिय क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो इस डायरेक्शन में घुमा देता है या इसमें घुमा रहा है। मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या इसको कहते हो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घुमा दिया है। या फिर क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहा है, ऐसे। क्लॉकवाइज मीन्स तो ऐसे घुमा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टा। घड़ी चल रही है उस दिशा में तब तो दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत दिशा में विपरीत घुमा रहा है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्या घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वामाव्रत। और ये जो आपका यौगिक होता है वो क्या कहलाता है, प्रकाशिक सक्रिय। किसको प्रकाशिक सक्रिय बोलते हैं? आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो हुआ ही होगा कि जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब ऐसा प्रकाश जिसके कंपन तल के लंबवत होते हैं, उस प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं या क्या घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे उल्टा घुमा देते हैं। तो ये जो रूप बनता है इसको तो कहा जाता है डी रूप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रूप या प्लस रूप, डी रूप या डेक्स्ट्रो रोटेटरी रूप या प्लस रूप, ठीक है। और ये जो बनता है इसको कहा जाता है लेवो रोटेटरी एल रूप या इसी को कहा जाता है माइनस नेगेटिव रूप। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप समझ रहे हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है, ये ऐसा कोई कंपाउंड, जैसे मैंने तो इसी की बात करी है कि ऐसे कंपाउंड को जब समतल ध्रुवित प्रकाश से गुजारा जाता है तो वो क्या करते हैं, या तो प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमा देते हैं या वामावर्त घुमा देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, प्रकाशिक सक्रिय कहा जाता है। मतलब या तो डी रूप या स्मॉल एल रूप, प्लस रूप या माइनस रूप। समझ रहे हो? मतलब ये क्या है, ध्रुवण घूर्णक, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक और वो है वामावर्त ध्रुवण घूर्णक। समझे? ये होता है आपका, समझ गए यहाँ तक? अब देखो SN2 में अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव लेते हो, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेने देना फटाफट। अब ये रिएक्ट कैसे करेगा वो देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट SN2 की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाहर निकल के आ रही है, अब ध्यान देना। एक घटना पढ़ेंगे अपन, वॉल्डन प्रतिलोपन, वॉल्डन प्रतिलोपन या वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन प्रतिलोपन या वॉल्डन इन्वर्जन, वो उसी के लिए था ये सारा तामझाम, वॉल्डन प्रतिलोपन या वॉल्डन प्रतीपन के लिए, वॉल्डन प्रतिलोपन, प्रतिलोमन, सॉरी वॉल्डन प्रतिलोमन या प्रतीपन इसी को बोला जाता है, या इसी को कहा जाता है वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, अब होगा क्या, देखो फटाफट देखना, वॉल्डन प्रतिलोपन या प्रतिलोमन या इन्वर्जन। जैसे अपन ले लिए ये कंपाउंड, ये था आपका X, ये मैंने वेज बना दो, ये मान लिया C, ये मैंने मान लिया B। कैसे आया बताया था, ये केंद्र के अंदर है, ये बाहर की ओर है, और ये आपका आ गया A, मान लिए। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब ये क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है। या फिर ऐसे बना लो, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा इसको। ये था, बना लिया आपने। अब देखो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, SN2 ही पढ़ रहे हैं। ये न्यूक्लियोफाइल आया, ये अब इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। मैकेनिज्म में बात करोगे तो बनेगा क्या, देखो अभी देखिएगा।
अब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो होगा क्या, ये इस पर अटैक करेगा, इसकी विद्युतीयता ज़्यादा, इस पर आया माइनस और इस पर क्या आया प्लस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, करवा दो प्रतिकर्षित, जैसे ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो अब ये इसको कहाँ से अटैक करेगा, अप्रोच कहाँ से करेगा, बैक साइड से, मतलब पीछे से क्या करेगा, आक्रमण करेगा। जैसे ये इसके पीछे से आक्रमण करता ना, तो अब देखना होगा क्या, ऑप्टिकली एक्टिव था, ये इस तरीके से था, उल्टा छाता मान लो इसको, उल्टा छाता था, न्यूक्लियोफाइल क्या आया, जैसे न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करेगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा ऐसे पीछे से आक्रमण करेगा, कैसे करता है बता चुकी हूँ लास्ट मैकेनिज्म में, पर इसको समझना है, ये उल्टा छाता था ऐसे, न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, तो अब ये जैसे आएगा तो ये आगे वाला क्या निकलेगा, पीछे निकलेगा, तो ये जैसे ही आएगा तो ये क्या बन जाएगा, सीधी स्थिति में आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ तो आपका क्या मान लो ए आ जाएगा, ये आपका क्या है कार्बन, और यहाँ आपका हेलोजन रहेगा ही सही, संक्रमण अवस्था बनेगी, तो ये आ गया आपका X माइनस, ये आपका आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो कंडीशन रहेगी ना वो देखो क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका B इधर, सॉरी ये है C, ये V यहाँ आ जाएगी, और ये डैश डैश यहाँ आ जाएगा, ये बन गया B। ये तो इसकी क्या बन गई, संक्रमण अवस्था, मतलब इसमें जो उल्टा बैंड था वो अब क्या हो जाएगा, सीधा, किसकी वजह से, न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से ये बनता है, ये तो आपको पता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है क्या, वो उसको देखना है, इसीलिए बता रही हूँ। ये संक्रमण अवस्था हो गई। अब देखो क्या होगा, ये आया, पहले ये इससे ऐसे जुड़ा था, तब तो ये उधर बैंड था, ये आया तो ये क्या हुआ, सीधा। अब वापस क्या होगा, ये अपन ने कहा था ये तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अगर ये बाहर निकलेगा, किसको बाहर निकाल दो, X माइनस को निकाल दो, तो ये इस बार किधर झुक जाएगा, इधर की ओर झुक जाएगा। मतलब जिस तरफ पहले झुका था अब उसका क्या हो जाएगा, उल्टा झुक जाएगा। मतलब यहाँ तो आ जाएगा C, यहाँ आपका क्या आ जाएगा NU, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, वो जो A था वो यहाँ आ जाएगा, और डैश डैश करके यहाँ क्या आ जाएगा आपका B, और ये क्या बन जाएगा आपका C बन जाएगा। ये कंपाउंड जो है वो यहाँ फॉर्म होता है, चेक करिएगा। ये क्या था, प्रकाशिक सक्रिय अपन ने लिया, प्रकाशिक सक्रिय पर अब क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, अटैक करा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये एक ही सीध में आ जाते हैं, संक्रमण अवस्था बन जाती है। अब जैसे ही ये अवशिष्ट ग्रुप बाहर निकलता है, ये अवशिष्ट ग्रुप या लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकलेगा, तो अब ये किस तरफ बैंड खा जाएगा, उधर की तरफ बैंड खा जाएगा। मतलब अगर ये क्या था आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये प्लस वाला है, तो ये अब क्या हो जाएगा L माइनस वाला। अगर ये प्रकाश को कहाँ घुमा रहा है आपका, दक्षिणावर्त, कौन अभिकारक, तो ये अब प्रोडक्ट जो है प्रकाश को क्या घुमाता है, वामावर्त घुमाता है। मतलब जो आप ले रहे हो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, उसका उल्टा मिलेगा। और यही घटना क्या कहलाती है, वॉल्डन प्रतिलोमन या वॉल्डन प्रतीपन कहलाती है। प्रतीपन मतलब उल्टा होना, इसका यहाँ क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया है, इन्वर्जन हो गया है किसका। अगर आपने SN2 में क्या लिया है, प्रकाशिक सक्रिय हेलो एल्केन लिया है, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एक सीधी अवस्था की संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, और जो आपका प्रोडक्ट था वो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, प्रकाश को घुमा देता है। मान लो ये दक्षिणावर्त है तो बनने वाला क्या होगा, वामावर्त, और अगर ये वामावर्त है तो बनने वाला क्या होगा आपका दक्षिणावर्त। मतलब जो आप ले रहे हो प्रोडक्ट उसका उल्टा प्रकाशिक सक्रिय होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वो प्रकाश को उसकी उल्टी दिशा में क्या करता है, घुमाता है। और यही घटना क्या कहलाती है, वॉल्डन प्रतिलोमन कहलाती है। क्लियर है सबको, आई होप किसी को नहीं, इसी को उल्टा पटक के वैसे पटकना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी सेम मैकेनिज्म में कुछ नहीं होगा कि अगर ये प्रकाश को दायां घुमा रहा है तो ये क्या घुमाएगा, बायां, और अगर ये बायां घुमा रहा है तो ये प्रकाश को क्या घुमाएगा आपका दायां। तो इम्पॉर्टेंट मार्क करके, सबसे इम्पॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, यदि SN2 में प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड, या इसी को हेलो एल्केन बोलते हैं, ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड काम में लिया जाता है तो बनने वाला
उत्पाद विपरीत ध्रुवण घूर्णक प्राप्त होता है या प्रतिलोमित प्राप्त होता है, इसी घटना को वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। इसी घटना को वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। मान लो ये क्या था, प्लस वाला था, तो ये क्या मिलेगा, माइनस। मतलब ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और मान लो ये प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये क्या बनाएगा, आपका क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लियर है सबको। और यही घटना क्या कहलाती है, वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन प्रतिपन्न कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, SN2 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।